हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन आगे करने वाले हैं और ये देखते हैं कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो होता कैसे है। अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं, कहां से सिक्रेट होते हैं, ये सब अपन कर चुके हैं। अब उन एंजाइम की हेल्प से एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कितना डाइजेशन होगा, कैसे होगा, वो सब अपन को समझना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से। तो देखो, बक्कल कैविटी में जो है वो 3 काम होंगे। एक तो होगा मेस्टिकेशन ऑफ फूड, एक फूड को निगलना, और एक फूड पर सलाइवा का एक्शन। देखो, जब अपन ने डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी थी तो लिखा था कि डाइजेशन जो है एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। और मैकेनिकल में क्या किया जाता है, फूड के पार्टिकल को तोड़ा जाता है और वो यहां पर होगा। ठीक है, तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड होता है बक्कल कैविटी में, किसकी हेल्प से होता है, मेनली टीथ करता है, टंग इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो टीथ और टंग जो है वो एक तो क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और साथ में उसमें सलाइवा क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूड को निगलना कैसे होता है। तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड। देखो, जब मेस्टिकेशन करते हैं तो फूड के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये सारे टुकड़े अलग अलग रहेंगे तो अपन को निगलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये करने के लिए सलाइवा में देखो एक होता है म्यूकस, जिसे म्यूसिन भी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीजें एक दूसरे से चिपक सी जाती है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसे क्या कहते हैं, बॉलस कहते हैं। अब ये बॉलस जो है वो अपन आगे की तरफ निगलते हैं। द बॉलस देन ट्रांसफर टू फेरिंग्स एंड देन इनटू इसोफेगस। पहले फेरिंग्स में आएगा बक्कल कैविटी से, फिर इसोफेगस में चला जाएगा। इस प्रोसेस को निगलना भी कहते हैं और डीग्लूटिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीग्लूटिनेशन। अब ये डीग्लूटिनेशन जो है वो किस किस की हेल्प से होगा। तो पहला तो होगा टंग। टंग क्या करता है, आगे की तरफ से मुंह जो है, माउथ जो है, उसको प्रिवेंट कर देता है, उसे रोक देता है उधर की एंट्री को, ताकि निगलते समय खाना वापस आगे ना आए। और सॉफ्ट पैलेट जो है वो क्या करता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होता है उसको क्या करता है, कवर करता है। और फेरिंग्स और एपिग्लोटिस ये भी क्या करते हैं, फूड को निगलने में हेल्प करते हैं। एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या करता है कि जो अपने ट्रैकिया की ओपनिंग होती है जिसे ग्लोटिस कहते हैं, उसको कवर कर लेता है। तो इन सब की हेल्प से फूड को आगे की तरफ पुश किया जाता है और कहां चला जाएगा, फेरिंग्स में, और फिर फेरिंग्स से कहां चला जाएगा, इसोफेगस में। नेक्स्ट आगे देखते हैं डाइजेशन बाय सलाइवा। तो देखो, बक्कल कैविटी में सलाइवा सिक्रेट होती है। कौन सिक्रेट करता है, सेलेवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। सेलेवरी ग्लैंड होती कहां है, बक्कल कैविटी के जस्ट आउटसाइड होती है और वहां से सलाइवा सिक्रेट करते हैं। 3 पेयर सेलेवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सिक्रेट करती है, और उस सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है और उस डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज। और ये ऑलमोस्ट स्लाइटली एसिडिक पीएच के ऊपर क्या करता है, काम करता है। और ये क्या करता है सलाइवा, अगर अपन खाने को अच्छे से मेस्टिकेट करें और माउथ में अपन खाने को या बक्कल कैविटी में अपन खाने को थोड़ी देर रखें, तो ये स्टार्च का 30% हिस्सा जो है उसे डाइजेस्ट करके डाइसैकेराइड जैसे कि माल्टोज उसमें कन्वर्ट कर देता है। देखो, एक वर्ड इस वाले चैप्टर में यूज होगा, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है ऐसी चीज जिसका हाइड्रोलाइसिस, मतलब जिसमें तोड़ा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट बने, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और उन सारी छोटी यूनिट को मोनोसैकेराइड कहते हैं। और डाइसैकेराइड क्या होगा, जिसे तोड़ने पर 2 मोनोसैकेराइड बने। और पॉलीसैकेराइड क्या होगा, जिसे तोड़ने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड बने। मोनोसैकेराइड क्या होगा, जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। कौन से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। और किसकी हेल्प से होता है, सेलेवरी एमाइलेज की हेल्प से। और ये कहां से आया सेलेवरी एमाइलेज, सलाइवा में होता है। सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है और क्या करता है, माउथ की क्लीनिंग वगैरह भी करता है, माउथ को बैक्टीरिया फ्री रखता है। फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसे किल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है अपने इनफेरिंग्स और इसोफेगस। बक्कल कैविटी के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलस कहते हैं, और वो बोलस पहले फेरिंग्स में जाएगा फिर इसोफेगस में। और इन दोनों ही जगह पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होते। नो डाइजेशन, तो यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होगा। द बोलस पास डाउन द इसोफेगस बाय अ सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो, इसोफेगस
और बाकी के इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं उसमें सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिससे खाना आगे की तरफ पुश किया जाता है। इस वेव लाइक मोशन को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ये इसोफेगस के अलावा इंटेस्टाइन के बाकी के पार्ट में भी होता है। ठीक है, तो इसोफेगस का सिर्फ यही काम है कि फूड को आगे की तरफ ट्रांसफर करना, कहां भेज देना? स्टमक के अंदर। नेक्स्ट है स्टमक। अब देखो इसोफेगस जो है स्टमक में खुलती है स्फिंक्टर से, जिसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये क्या करता है? फूड के फ्लो को कंट्रोल करता है। स्टमक जो है वहां पर फूड स्टोर होता है, कितनी देर के लिए? 4 to 5 आवर के लिए स्टोर होगा। सबसे पहले क्या किया जाता है? यहां पर भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है। एक तो बक्कल कैविटी में होता है, एक यहां पर भी होता है, मतलब फूड पार्टिकल को और तोड़ा जाता है। द फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, और इसकी मस्कुलर वॉल से चर्निंग मूवमेंट होगा जिससे फूड पार्टिकल को और तोड़ा जाएगा। साथ में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है स्टमक खुद, उसके साथ में मिक्स किया जाता है। और अब फूड को, पहले तो अपन कौन सी स्टेट कह रहे थे? बॉलस। अब इसे क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। क्या कहेंगे? काइम। ठीक है। इन स्टमक डाइजेशन टेक प्लेस बाय गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में डाइजेशन किससे होता है? गैस्ट्रिक जूस से। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है और यहाँ कुछ फंक्शनल काम नहीं करेगा, और म्यूकस होता है। और क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि लिपिड जो होती है, फैट जो होती है, तब तक डाइजेस्ट नहीं होती जब तक इमल्सिफिकेशन ना हो, और इमल्सिफिकेशन करता है लीवर से सिक्रेटेड बाइल, और वो कहां पर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में। यही वजह है कि यहाँ कुछ काम तो करेगा नहीं खास, इसलिए स्मॉल अमाउंट में लाइपेज सिक्रेट होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, तो मेनली अपन किस किस के फंक्शन लिखेंगे? HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस के। ठीक है, HCl के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो HCl जो है, सबसे पहला ऑब्वियस थिंग है, HCl एक एसिड है, तो जो फूड का जो मीडियम जो है, अंदर का जो मीडियम है वो एसिडिक कर देगा, करीब 1.8 के आसपास कर देता है। ये पेप्सिनोजन जो एक इनएक्टिव एंजाइम है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और प्रोरेनिन जो इनएक्टिव एंजाइम है उसे रेनिन में कन्वर्ट करता है। इट एक्टिवेट इट इनएक्टिवेट, ये क्या लिखा हुआ है? इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट करेगा किसको? सेलेवरी एमाइलेज को। देखो बक्कल कैविटी में सेलेवरी एमाइलेज सिक्रेट हुआ था, वो बॉलस के साथ यहां पर भी आ गया। अगर वो काम करता रहेगा तो ये एंजाइम की एफिशिएंसी थोड़ी घट जाएगी, इसीलिए उनको इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, और एक और काम करते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। HCl जो है Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है? आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में कन्वर्ट करता है, और अपने हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन सेकंड चाहिए होता है, ना कि आयरन थर्ड। तो अगर HCl नहीं होगा तो आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, RBC अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस के फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले अपन ना कर चुके थे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें HCl क्या फंक्शन करता है। अब जो बाकी की चीजें जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या काम करेंगे? तो देखो पेप्सिनोजन जो होता है उसको पहले तो पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा, ये काम कौन करेगा? HCl। इसके बाद पेप्सिन अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटियोजेज, और पेप्टॉन्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये किसका काम हो गया? पेप्सिन का। फिर है फंक्शन ऑफ प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या करता है? पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि प्रोरेनिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, लेकिन किसके? इन्फेंट्स के, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा अमाउंट में होता है, ज्यादा अच्छे से काम करता है। और वहां पर प्रोरेनिन पहले रेनिन में कन्वर्ट होता है, और ये रेनिन जो है प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन कौन सी प्रोटीन को? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? मिल्क प्रोटीन को। और अगर आप मिल्क प्रोटीन का नाम लिखना चाहते हैं तो मिल्क प्रोटीन का नाम होता है केसीन। क्या होता है? केसीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है? कन्वर्ट करता है। फिर म्यूकस और कुछ चीजें बाइकार्बोनेट आयन वगैरह सिक्रेट होती है, ये क्या काम करती है? तो ये क्या करती है? स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग पर एक लेयर बना लेती है। अब ये लेयर से क्या फायदा होगा? जो भी एंजाइम वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो स्टमक की
बाहर वाली लाइनिंग पर लगेगी नहीं, मतलब इस येलो वाली लाइन पे नहीं करेगी, तो ये प्रोटेक्ट रहेगा। तो दीज प्रोटेक्ट म्यूकोसल एपिथेलियम या लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl एंड अदर एंजाइम। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, स्टमक के बारे में। तो स्टमक में कौन कौन सी चीजें थी, एक तो HCl था, उसने अपना फंक्शन किया, एक पेप्सिन था, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, रेनिन अगर होता है तो वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन स्टमक को क्या करते हैं, अंदर वाली लाइनिंग को सेल्फ डाइजेशन से बचाते हैं। ठीक है, तो ये स्टमक का था, और स्टमक में जो होगा, जो भी चीजें होगी, उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसका प्रोटीन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स में। अब यहां से स्टमक से ये फूड कहाँ जाएगा, अगले वाले पार्ट में जाएगा, जो कि क्या है, ड्यूडेनम। और इसको रेगुलेट कौन करेगा, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होगा इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो देखो, स्टमक जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन जिसे ड्यूडेनम कहते हैं उसमें ओपन होता है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग होगी वो कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो रेगुलेट करेगा। अब यहां पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो एक चीज तो आपको ये रखनी है कि इंटेस्टाइन के अंदर भी मस्क्यूलरिस लेयर जो होती है वॉल की, वो भी क्या करती है कि मूवमेंट जनरेट करवाती है, जिससे फूड पार्टिकल जो होता है वो मिक्स होता है किसके अंदर, जो भी एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे उनके साथ में। लेकिन ये फूड मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते कि पार्टिकल को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो मैकेनिकल जो होता है डाइजेशन यहाँ नहीं होता, या सिर्फ केमिकल डाइजेशन होगा। हाँ, फूड की मिक्सिंग जरूर हो जाएगी डाइजेस्टिव जूस के साथ। कौन कौन से एंजाइम आएंगे, तो देखो अभी जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग के पोर्शन ड्यूडेनम में, और यहां पर 3 जो है वो सिक्रेशन आते हैं। बाइल जूस आता है लीवर से, पेनक्रियाटिक जूस आता है पेनक्रियाज से, और इंटेस्टाइनल जूस आता है इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। ठीक है, एक एक करके तीनों के फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो कहां पर रिलीज किया जाता है, ड्यूडेनम में, और कौन लेकर आएगा, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट लेकर आएगी। ठीक है, इट कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, और इसमें बाइल पिगमेंट होता है और बाइल सॉल्ट होता है। कौन कौन से बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। यहां सब ये क्यों नहीं लिखवा रहा, ये मैं प्रीवियस वीडियो में सब लिखवा चुका हूं। ठीक है, बाइल सॉल्ट जो है यहां पर काम करेगा अपना जो अपन काम करवाना चाहते हैं। बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स, और इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो इसको मैं समझाता हूं। देखो ये फैट का एक ग्लोब्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, मुझे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तभी आगे जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे, लाइपेज एंजाइम, वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। और ये करने के लिए बाइल जूस जो है उसका बाइल सॉल्ट काम करता है। ये क्या करता है, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, देखो एक बाइल सॉल्ट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो पानी के साथ जुड़ना चाहता है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो लिपोफिलिक होता है, लिपिड के साथ जुड़ना चाहता है। तो ये जो फैट ग्लोब्यूल होगी, इसके जब छोटे छोटे टुकड़े होंगे, मान लो ये एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, तो इसके ऊपर जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो लिपिड की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर रह जाएगा। ठीक है, मिसेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने 10th में सोप की क्लीनिंग में पढ़ा होगा, ठीक वैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो ये फैट का ग्लोब्यूल है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, और चारों तरफ से बाइल सॉल्ट ने इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया। इस स्ट्रक्चर को स्मॉल मिसेल्स कहते हैं, और ये एक दूसरे के पास में नहीं आएगी, चिपकेगी नहीं, तो फैट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, इमल्सिफिकेशन कहेंगे। तो फैट का इमल्सिफिकेशन किया, और जिससे फैट का डाइजेशन अब आसानी से होगा। साथ में बाइल जो होता है वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। तो बाइल बेसिकली किसके लिए, लिपिड के डाइजेशन के लिए 2 काम करता है। एक तो लिपिड को इमल्सिफाइड कर देगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा, और साथ में जो लाइपेज है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिससे अब लिपिड का डाइजेशन आसानी से, या फैट का डाइजेशन अब आसानी से हो सकता है। इमल्सिफिकेशन से पहले जो है फैट का डाइजेशन आसानी से नहीं हो सकता था। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस। तो ये तो आया लीवर का सिक्रेशन, उसका फंक्शन। अब पेनक्रियाटिक जूस जो आता है उसका भी सिक्रेशन होगा, उसमें भी चीजें होगी, वो क्या क्या काम करता है वो देखते हैं।
तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है, और ये भी हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्टिल आती है, और ये भी ड्यूडेनम में ही आएगा। कहां से आएगा? पेनक्रियाज से आएगा। इट कंटेन ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। न्यूक्लिएज जो डीएनए आरएनए होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब पेनक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है। सब चीजों के लिए इसके पास कोई ना कोई एंजाइम है। सबसे पहले क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिवेट होता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, और ये कन्वर्जन का काम करेगा एंटेरोकाइनेज। और कहां से आएगा एंटेरोकाइनेज? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा जो है वो ये सिक्रेट करेगी। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये ट्रिप्सिन जो है, बाकी के दो एंजाइम थे काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन तो इसकी एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। तो पहले ये खुद एक्टिवेट होगा, किससे? एंटेरोकाइनेज से, और फिर ये बाकी के दो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो क्या करते हैं? प्रोटीन और पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज। ये कहां से आए पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज? अभी अपन ने जब स्टमक में डाइजेशन किया था तो पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया था? पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में कन्वर्ट किया था। तो या तो वो, या फिर हो सकता है कि प्रोटीन ही मिल जाए। इन तीनों को ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज किस में कन्वर्ट करते हैं? डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब और ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाते, पार्शियली डाइजेस्ट किया है। पॉलीसेकेराइड जो है उसको एमाइलेज डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करेगा। ऐसी ही रिएक्शन अपने सैलिवरी ग्लैंड के सैलिवरी एमाइलेज ने भी की थी। उसने भी पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट किया था? डाइसेकेराइड में। फैट जो होती है लाइपेज, अब लाइपेज आसानी से काम करेगा क्योंकि ये फैट कौन सी है? इमल्सिफाइड। उसको पहले डाइग्लिसराइड में और फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। ये सब चीजें डाइजेस्ट तो हो रखी है, लेकिन अभी भी इनको और डाइजेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये सब पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में, अभी भी उन फॉर्म में नहीं है जिन फॉर्म में अपन को चाहिए। न्यूक्लिक एसिड जो होती है, न्यूक्लियेज एंजाइम उसे न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है और फिर उसे न्यूक्लियोसाइड में भी कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करेगा? पेनक्रियाटिक जूस करता है। कौन करता है? पेनक्रियाटिक जूस। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो इंटेस्टाइन की जो खुद की वॉल होती है उसमें भी कोई ग्लैंड होती है और वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, और वो क्या करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि इंटेस्टाइनल जूस जो है, जो कि इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है जो सिक्रेट करता है, वो क्या क्या काम करती है। तो जितना भी यहां सिक्रेशन आता है उसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सक्कस एंट्रिकस। इसमें एक एल्केलाइन म्यूकस जैसा फ्लूइड होता है जो नॉन एंजाइमेटिक होता है, और ये कौन सिक्रेट करता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। म्यूकस सिक्रेट होता है जो कि गॉबलेट सेल सिक्रेट करती है, और क्रिप्स ऑफ लिबरकून की जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन करती है, ठीक है। ये सब सिक्रेशन कलेक्टिवली क्या कहलाता है? सक्कस एंट्रिकस। अब इसमें से जो एल्केलाइन म्यूकस या नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है वो, और ये जो म्यूकस जो सिक्रेट हो रहा है ये दोनों कलेक्टिवली एक पेनक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन भी सिक्रेट होते हैं। उसके साथ ये तीनों चीजें मिलकर इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है उसे प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये सब कैसी है? ये म्यूकस वगैरह आएगा तो ये प्रोटेक्शन का काम कर सकती है। तो कहां कहां से प्रोटेक्शन होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड का जो म्यूकस आता है वो, म्यूकस जो गॉबलेट सेल से आता है वो, और पेनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयन आते हैं वो दो, ये सब मिलकर दो काम करेंगे। एक काम तो क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेंगे, और दूसरा मीडियम को एल्केलाइन करेंगे, ठीक है, और ज्यादा एल्केलाइन। देखो जब स्टमक में खाना था तो वो एसिडिक हो चुका था, तो अब जब आगे आता है तो उसकी धीरे धीरे इस एसिडिक नेचर को ओवरकम करना पड़ेगा। तो पेनक्रियाज जो सिक्रेशन सिक्रेट करती है, लीवर जो सिक्रेशन करता है, हर के अंदर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पीएच को बढ़ाते हैं। तो यहां पर भी पीएच कहां तक लेके चले जाएंगे? 7.8 तक लेके चले जाएंगे, ताकि ये सारे एंजाइम जो कि यहां ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से सिक्रेट होंगे, ये सारे एंजाइम अच्छे से काम कर सके, ठीक है।
यहां से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, डाइपेप्टिडेज जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज ये सब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये जो है न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले, और लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले। The enzyme in succus entericus convert the end product of pancreatic digestion, pancreatic digestion के बाद जो भी बचेगा उसको into simplest absorbable form, मतलब जिस फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में फाइनली कौन कन्वर्ट करता है, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। यहां पर भी हर चीज के लिए एंजाइम होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज में भी थे। अब देखो कौन कौन सा क्या क्या काम करेगा। सबसे पहले डाइपेप्टाइड्स, कहां से आए डाइपेप्टाइड, जब काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इन सब ने काम किया था तो उन्होंने डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था प्रोटीन को। वो डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टिडेज काम करता है और उसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एमिनो एसिड वो फॉर्म है जिस फॉर्म में अपन प्रोटीन को चाहते हैं। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड में। अब इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। माल्टोज जो है उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज दो, देखो मैंने क्या कहा था, ये सब डाइसैकेराइड है और इसमें दो दो मोनोसैकेराइड होंगे, तो इन सब में देखो दो दो नाम लिखे हुए हैं और जो भी नाम लिखे हुए हैं सब मोनोसैकेराइड है। तो माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को लैक्टेज कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को सुक्रेज कन्वर्ट करेगा। किसमें माल्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाएगा। लैक्टोज जो होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। सुक्रोज जो होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा। सुक्रोज को इन्वर्ट सुगर भी कहते हैं और यही वजह सुक्रेज को इन्वर्टेज भी कहते हैं, ये आप नोट कर लेना। सुक्रोज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट सुगर, और यही वजह सुक्रेज एंजाइम को इन्वर्टेज भी कहते हैं। ठीक है, आप अगले साल 12th की केमिस्ट्री में भी ये करेंगे। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है उनको न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम सुगर और बेस में कन्वर्ट करता है, और इन्हीं सुगर और बेस से डीएनए आरएनए बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाई और मोनोग्लिसराइड। जो पेनक्रियाटिक लाइपेज था उसने डाई और मोनोग्लिसराइड बदला था, उस पे और लाइपेज एंजाइम काम करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, और ये लास्ट वो फॉर्म है जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऑल दीज रिएक्शन अकर इन ड्यूडेनम, सारी ड्यूडेनम होती है। पेनक्रियाज का जो सिक्रेशन आता है वो भी ड्यूडेनम में काम करता है, लीवर का जो सिक्रेशन है वो भी ड्यूडेनम में काम करता है, ये जो है वो भी ड्यूडेनम में काम करता है। यही वजह अगर आपको पूछे मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां, ड्यूडेनम में होता है। जेजुनम और इलियम जो है वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड एनएब्जॉर्ब फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहां पर भी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन वगैरह तो होता नहीं है। तो नेक्स्ट देखो इंटेस्टाइन के बाद खाना कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां डाइजेशन नहीं होता, वहां पर सिर्फ क्या होता है, कुछ चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका होगा वो अभी अपन समझेंगे अगले वीडियो में। और टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसका, वेस्ट का, जिसको अपन डाइजेस्ट नहीं कर पाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, और जब वो टेम्परेरी स्टोरेज पूरा फिल हो जाता है तो उसे बाहर निकाल देंगे, मतलब इजेशन करेंगे। ये फंक्शन होंगे किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि अपने अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म आती है उसको एकदम सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।